हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रांस की क्रांति की कौन कौन सी घटनाएं हुई जिन्होंने फ्रांस के इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया, फ्रांस की जो हिस्ट्री थी उसको चेंज कर दिया। तो चलिए बात करते हैं फ्रांस की प्रमुख घटनाओं के बारे में। इसके पहले मैंने आपको फ्रांस की क्रांति के कौन कौन से कारण थे उसके बारे में एक वीडियो मैंने बनाया जिसको आप देख सकते हैं। तो आज बात करते हैं फ्रांस की क्रांति की घटनाएं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब वहाँ का जो राजा था लुई 16वां के समय में जो क्रांति हुई, उसके समय में जो वहाँ की संसद थी, स्टेट्स जनरल नाम की जो संसद थी, जिसका कई वर्षों से अधिवेशन नहीं हुआ था, तो राजा के सलाहकारों ने कहा कि यदि संसद को बुला करके कुछ करों की स्वीकृति ले ली जाए जिससे कि राजकोष को भरा जा सके। तो राजा ने संसद का अधिवेशन बुलाया और उस संसद में 3 तरह के प्रतिनिधि होते थे। एक पादरी वर्ग का प्रतिनिधि होता था, सामंत वर्ग के प्रतिनिधि होते थे और जनसाधारण वर्ग के प्रतिनिधि होते थे, जो अलग अलग अपने अपने स्थान पे बैठते थे। तो पादरी, जब राजा ने संसद को बुलाया तो पादरी वर्ग के प्रतिनिधि और सामंत वर्ग यानी पहला स्टेट और सेकंड स्टेट दोनों के प्रतिनिधि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। तीसरे वर्ग के लिए अपने स्थान पर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन वो तीसरे जो वर्ग के प्रतिनिधि थे उन्होंने अपने स्थान से बैठने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सब साथ में बैठेंगे, पर इस पर पहले वर्ग के तथा दूसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने आपत्ति की। और जब मतदान की बारी आई तो राजा पहले प्राचीन समय से ही जो मतदान होता था वर्ग वाइज होता था, यानी प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग तथा तृतीय वर्ग, इन तीनों वर्गों का अलग अलग प्रतिनिधित्व होता था और एक मत माना जाता था वर्ग का। लेकिन जब तीसरे वर्ग ने कहा कि हम पूरी जितनी भी सभा है उस पूरे का मतदान कराना चाहते हैं, और एक व्यक्ति एक मत को उन्होंने मांग किया, डिमांड किया। तो यहीं से शुरुआत होती है। राजा ने इस डिमांड को मानने से मना कर दिया, जिससे सभा से वॉकआउट कर गए, चले गए तीसरे स्टेट के जो तीसरे वर्ग के जो प्रतिनिधि थे, और वहीं से जो है क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं लुई 16वां द्वारा कर वृद्धि हेतु संसद का अधिवेशन बुलाना। 5 मई 1789 को कर वृद्धि के लिए लुई 16वां ने संसद का अधिवेशन बुलाया। स्टेट्स जनरल नाम की वहां पर एक संसद थी जिसका कई वर्षों से अधिवेशन नहीं हुआ था, तो लुई 16वां ने संसद को बुलाया। इसके बाद क्या हुआ, तीसरे वर्ग द्वारा पूरी सभा के मतदान की मांग की गई। प्रत्येक सदस्य को एक मत देने की बात कही गई। जितने भी सदस्य थे, अब तीसरे वर्ग में 600 सदस्य होते थे, प्रथम वर्ग में 300 और द्वितीय वर्ग में 300, यानी 3 3 6 और 6 6 1200 प्रतिनिधि थे। तो इस तीसरे वर्ग ने 1200 प्रतिनिधियों को अलग अलग एक व्यक्ति एक वोट की मांग की, पर राजा ने उसको मानने से मना कर दिया। तो अगली घटना आती है राजा द्वारा मांग को ठुकराना व तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों का विरोध करते हुए सभा से बाहर जाना। तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया और सभा से बाहर चले गए। इसके बाद क्या होता है, तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए। एक कोर्ट था टेनिस, जो इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहां पर जाकर के जमा हो गए। अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और संविधान निर्माण की शपथ खाई। उन्होंने कहा कि हम यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक कि हम संविधान का निर्माण नहीं कर लेते, चाहे हमारे विरुद्ध संगीने क्यों ना दागी जाए। अब क्या हुआ, ये 20 जून 1789 को ये घटना हुई जो टेनिस कोर्ट की शपथ हुई, जिसमें मिराबो और आबेसिये ये दोनों नेतृत्व कर रहे थे, दोनों लीडरशिप कर रहे थे। ये अमीर तथा पादरी वर्ग से बिलोंग करते थे, पर ये सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ थे, इसलिए ये तीसरे वर्ग के साथ थे। अब बात करते हैं इधर क्या होता है कि ये जो टेनिस कोर्ट की शपथ लेते हैं, पर एक दूसरा पक्ष अगर देखा जाए कि फसल की बर्बादी हो जाती है
आसमान छूती हुई महंगाई रहती है, पाव रोटी जो वहाँ का मुख्य भोजन रहता है उसके लिए संघर्ष चल रहा होता है, कड़ाके की ठंड के कारण फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है, लोगों को खाने की दिक्कत आ जाती है, जो दुकानदार रहते हैं, व्यापारी वर्ग रहता है, वो जमाखोरी करने लगता है पाव रोटी की, जिससे बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और इससे क्रोधित होकर महिलाओं ने दुकानों पर धावा बोल दिया और इसके साथ साथ फिर वहां के जो दुकानें हैं उनको लूट लिया। अब राजा ने क्या किया, राजा द्वारा सेना को पेरिस में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई। जो राजा था उसने अपनी सेना को पेरिस शहर में प्रवेश करने की अनुमति दे दिया। इससे जनता क्रोधित हो गई। जनता ने सोचा कि राजा हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, हमारी मांगों को ठुकरा रहा है। इससे जनता क्रोधित होकर बास्टिल पर धावा बोल दिया। बास्टिल क्या था, एक जेल थी जो राजा के जो शक्ति का प्रतीक था। बास्टिल पर धावा बोल दिया। 14 जुलाई 1789 को वहां के गेट को उखाड़ डाला, कैदियों को फ्री कर दिया। इसीलिए 14 जुलाई को मेन इवेंट यही है। 14 जुलाई को राजा ने शक्ति को देखा, जनता की शक्ति को, तो इसीलिए प्रतिवर्ष 14 जुलाई को फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे मनाता है। और इधर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में एक अफवाह फैल गई कि जो जमींदार वर्ग है वो अपने लोगों को, अपने लठैतों को, जनता जो किसान है उनकी फसल जो पकी हुई है उस फसल को बर्बाद करने के लिए भेजा है। तो इस अफवाह के कारण किसानों ने क्या कर दिया, किसानों ने अपने जो कुदाल है, अपने ग्रामीण अस्त्र शस्त्रों जो खेती में यूज होने वाले जो अस्त्र शस्त्र थे उनको लेकर, फावड़ा, कुदाल, ये सब लेकर के ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया और अन्न भंडारों को लूटना शुरू कर दिया। जो वहां कागजात थे, जमीन के कागजात थे, उन सबको जलाकर राख कर दिया। ये सारी शक्ति जो जनता की पावर थी, जनता की शक्ति को देखकर राजा भयभीत हो गया और उसने राजा द्वारा तीसरे वर्ग को नेशनल असेंबली की मान्यता देना। तो राजा भयभीत होकर के तीसरे वर्ग को नेशनल असेंबली की मान्यता दे दिया तथा सत्ता पर संविधान काम को स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने अधिकारों को कम करने के लिए तैयार हूं और जो संविधान बनेगा उस संविधान के अकॉर्डिंग मैं रहने के लिए तैयार हूं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जनता की शक्ति को जब एहसास करता है राजा, तो नेशनल असेंबली को मान्यता दे देता है और नेशनल असेंबली ने क्या किया, संविधान का निर्माण करने की जिम्मेदारी नेशनल असेंबली की हो गई। तो यहाँ पर आता है नेशनल असेंबली द्वारा सामंती व्यवस्था का उन्मूलन करने का आदेश पारित हुआ। जो सामंती व्यवस्था थी पहले से चली आ रही थी, उस सामंती व्यवस्था को नेशनल असेंबली द्वारा उसका उन्मूलन करने का आदेश पारित हो गया। विशेषाधिकारों का अंत हो गया। जो दोनों वर्ग थे, पादरी वर्ग, सामंत वर्ग, कुलीन वर्ग जो था, उसके विशेषाधिकारों का अंत कर दिया गया। धार्मिक कर की समाप्ति कर दी गई। जो चर्च की जमीन थी उसकी जब्त कर लिया, उसकी जब्ती की गई, जिससे लगभग 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार को प्राप्त हो गई। अब इसके बाद आती है कि सारी शक्तियां अब नेशनल असेंबली में आ गई। जो राजा है वो अब क्या हो गया, संवैधानिक तंत्र यानी संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई थी। राजा पर संविधान का अंकुश हो गया। तो संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हो गई। 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा हो गया। सम्राट की शक्ति को सीमित कर दिया गया, शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और राजा लगभग नाम मात्र का राजा अब रह गया, संविधान में बंध गया। उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया, उसकी शक्तियों का हस्तांतरण कर दिया गया। तो ये सम्राट की जो शक्तियों का विभाजन भी कर दिया गया। इसके बाद असेंबली का चुनाव जो हुआ, जो असेंबली का चुनाव होता था उसमें 2 तरह के प्रतिनिधि होते थे। यानी जो जनता थी, नेशनल असेंबली के चुनाव में इसका अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव हुआ, जिसमें निर्वाचक समूह को जनता चुनती थी। और जनता में 2 वर्ग थे। जनता में एक सक्रिय नागरिक थे और एक निष्क्रिय नागरिक। तो जो सक्रिय नागरिक थे उसमें 25 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त, जो 25 वर्ष से अधिक आयु के लोग थे, पुरुष केवल, स्त्रियां इसमें शामिल नहीं थी, केवल पुरुष वर्ग जो 25 वर्ष से अधिक आयु के थे और जो टैक्स देते थे, 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो कर देते थे, उन्हें कहा गया सक्रिय नागरिक।
और यही सक्रिय नागरिक एक निर्वाचक समूह चुनते थे। ये निर्वाचक समूह चुना जाता था किसके द्वारा? इन सक्रिय नागरिकों के द्वारा। और निष्क्रिय नागरिक में शेष जितने पुरुष थे जो टैक्स नहीं देते थे, जितने भी स्त्रियां थी, वो सब निष्क्रिय नागरिक माने जाते थे और इनको मताधिकार नहीं था। तो ये थी बात नेशनल असेंबली के चुनाव की। नेशनल असेंबली के जो प्रतिनिधि होते थे वो सदस्य निर्वाचन हेतु क्या योग्यता थी? करदाताओं की उच्चतम श्रेणी का होना आवश्यक था। जो करदाता थे वो उच्चतम श्रेणी का यानी अधिकतम टैक्स जो देते थे वही सदस्य निर्वाचित हो सकते थे। जब सामान्य नागरिक जो कि टैक्स कम देता था वो इसका सदस्य नहीं बन सकता था, या ऐसे नागरिक जो निष्क्रिय नागरिक की श्रेणी में आते थे यानी जो टैक्स नहीं देते थे और स्त्रियां थी वो इसका सदस्य नहीं बन सकता था नेशनल असेंबली का। तो ये हो गई बात नेशनल असेंबली की। सारे शक्तियां, कानून बनाने की सारी शक्तियां जितनी भी थी नेशनल असेंबली को दे दी गई और इस तरह से संविधान की शुरुआत हो जाती है। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जारी किया जाता था। इसी के आधार पर जीवन का अधिकार हो गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों को अभिव्यक्त करना, विचारों को व्यक्त करना, नागरिकों का ये तथा कानूनी समानता। व्यक्ति की जो कानून है, कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हो, ऐसे नैसर्गिक अधिकारों की बात की गई और ये अहरणीय थे, यानी किसी भी दशा में इन अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता था। इनको किसी भी वजह से इनको खत्म नहीं किया जा सकता था, अहरणीय थे तथा जितने भी ये अधिकार मिले थे इसकी जिम्मेदारी शासन की हुई, राज्य की ये जिम्मेदारी होगी कि वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। और इस तरह से वहां पर जो प्रजातांत्रिक, एक तरह से प्रजातांत्रिक सरकार आई। और इसके बाद लोग जो यहाँ पर फ्रांस में धीरे धीरे फिर नेपोलियन का उदय होता है, तो उसके आगे फिर अगले वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।